दोस्तों सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसे गरीबी के कारण बचपन में लखनऊ के तवायफ संस्कृति से जुड़े तंत्र में बेच दिया गया था। वही लड़की बनी अवध के नवाब की बेगम और एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नाक में दम कर दिया। उसी औरत ने लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग में लगभग 3000 अंग्रेजों को करीब 5 महीने तक घेराबंदी में रखा और इसी औरत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने लाखों का इनाम भी रखा, लेकिन मरते दम तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए। ये कहानी है बेगम हजरत महल की, अवध की वो रानी जिसने सिर्फ ना अपने बेटे का राजपाट बचाया बल्कि हिंदुस्तान की आन बान और शान के लिए 1857 में ब्रिटिश हुकूमत को भी चुनौती दी। दोस्तों आइए जानते हैं इस जांबाज बेगम की पूरी कहानी, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेगम हजरत महल के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और बचपन की। दोस्तों बेगम हजरत महल का जन्म लगभग 1820 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। कुछ इतिहासकार उन्हें नेपाल मूल की मानते हैं, जबकि अन्य के अनुसार उनका परिवार अवध के फैजाबाद का निवासी था। उनके असली नाम के बारे में भी काफी मतभेद है, पर अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार उनका असली नाम मोहम्मदी खानम है। बचपन में ही वे अनाथ हो गई थी और स्थानीय कोरिनो परिवारों के साथ पली बड़ी। दोस्तों बेगम हजरत महल के जन्म और बचपन की डिटेल्स को लेकर काफी कंफ्यूजन्स हैं, इसलिए डिफरेंट सोर्सेज से हो सकता है आपको अलग अलग पढ़ने या सुनने को मिले, पर हमने कोशिश की है कि आपके लिए बेस्ट क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ही आपको दें। अब बात करते हैं कि मोहम्मदी खानम कैसे पहुंची अवध के राजघराने में। कुछ कथाओं में कहा गया है कि मोहम्मदी खानम को बचपन में ही एक दलाल या व्यापारी के हाथ बेच दिया गया था, जो लड़कियों को अमीर घरों या दरबारों में पहुंचाने का काम करता था। उस समय लखनऊ अवध की राजधानी था और अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने सुंदर और प्रतिभाशाली युवतियों को संगीत और कला की शिक्षा देने के लिए एक संस्थान बनाया था जिसे परी खाना कहा जाता था। मोहम्मदी को भी इस परी खाना में शामिल कर लिया गया, जहाँ उन्हें नृत्य और संगीत की तालीम दी गई। यहाँ आने के बाद उनका नाम महक परी रखा गया। एक दिन महक परी की मुलाकात हुई अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह जी से। अपनी असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण महक परी ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का ध्यान आकर्षित। नवाब साहब उस पर फिदा हो गए। उन दिनों शिया परंपरा के अनुसार मुता या अस्थायी विवाह का प्रचलन था। नवाब ने महक परी से मुता विवाह किया। दोस्तों यहाँ आप शायद सोच रहे होंगे कि एक नवाब और तवायफ घराने की लड़की का क्या मेल, तो आपको बताते चले कि तवायफ, आज ये शब्द सुनते ही हमारे मन में जो छवि बनती है वो अक्सर नकारात्मक होती है, लेकिन उस जमाने में ये लड़कियां हुनरमंद होती थी। वो मुशायरे करती थी, कविता पढ़ती थी, संगीत सिखाती थी और महक परी इन सब से अलग। उसकी सूरत, उसकी अकल, उसका अंदाज, सब कुछ कमाल का था। नवाब वाजिद अली शाह से विवाह उपरांत वर्ष 1845 में महक परी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बिरजिस कद्र रखा गया। पुत्र विवर्तन की प्राप्ति के बाद महक परी का दर्जा और बढ़ गया और उन्हें शाही हरम में आधिकारिक पत्नी का दर्जा देते हुए हजरत महल की उपाधि प्रदान की गई। मगर किस्मत को एक और करवट बदलनी थी। वो करवट आई 1856 में। सन 1856 में अंग्रेजों ने कुप्रबंधन का बहाना बनाकर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर कलकत्ता, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं, वहाँ पे निर्वासित कर दिया। इस घटना ने पूरे अवध में आक्रोश की लहर दौड़ा और फिर आया 1857। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फैली तो बेगम हजरत महल ने इस अवसर को पूरी तरह से भुनाया और ब्रिगेडियर वहीद मियां, राजा जयलाल सिंह, मम्मू खान, सरफदौला और राजा बाल कृष्ण जैसे वफादार अनुयायियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बात करते हैं राज्य अभिषेक और नेतृत्व की। 30 मई 1857 को विद्रोहियों ने लखनऊ पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 5 या 7 जुलाई 1857 को बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित कर दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका तथा राज्य की वास्तविक शासिका बन गई। उन्होंने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और चिन्हट तथा दिलकुशा की लड़ाइयों में अंग्रेजी सेना को बुरी तरह पराजित किया और अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। 1857 के समय रेजिडेंसी अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण का प्रतीक थी, खासकर लखनऊ रेजिडेंसी। यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट यानी प्रतिनिधि रहता था जो अवध के नवाब पर निगरानी रखता और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की नीतियां लागू करवाता था। 1857 के विद्रोह के दौरान यह अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों का प्रमुख सैन्य ठिकाना भी था, जो बाद में अंग्रेजों का शरण स्थल बन गया। रेजिडेंसी पर कब्जा या उसका पतन अंग्रेजी सत्ता की मजबूती या कमजोरी का संकेत माना जाता था। जब बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोहियों ने इसे घेर लिया तो यह सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं थी, यह अंग्रेजी सत्ता
सत्ता को खुली चुनौती थी। अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी को दोबारा पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने में लगभग 5 महीने लगे। जून 1857 जब विद्रोह शुरू हुआ और रेजिडेंसी घेर ली गई। जून से नवंबर 1857 तक लगभग 3000 अंग्रेज अंदर ही गिरे रहे, जिनमें अंग्रेजी सैनिक, अधिकारी, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वे महीनों तक बाहर नहीं निकल सके और इस दौरान रेजिडेंसी के अंदर अंग्रेजों को लगातार गोलीबारी, तोपों और खाने पीने की कमी का सामना करना पड़ा। इसे इतिहास में सीज ऑफ लखनऊ कहा जाता है। सितंबर 1857 में अंग्रेजों की पहली राहत सेना पहुंची, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण नहीं मिल सका और वे भी अंदर ही फंस गए। घेराबंदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अंततः नवंबर 1857 में घिरे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, यानी पहली बड़ी राहत आने में करीब 4-5 महीने लगे। लेकिन लखनऊ पर अभी भी बेगम हजरत महल का कब्जा कायम रहा। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध के बड़े हिस्से जैसे गोंडा, फैजाबाद, सीतापुर, बहराइच आदि अंग्रेजों से मुक्त हो गए थे। रणनीति और प्रशासन की अगर बात करें तो बेगम में संगठन की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के जमींदारों, किसानों और सैनिकों को एकजुट किया और बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार दिए। उनकी सेना में एक महिला सैनिक दल भी शामिल था, जिसका नेतृत्व रहीमी नामक एक वीरांगना कर रही थी। यह दल महिलाओं को तोप और बंदूकें चलाने का प्रशिक्षण देता था और युद्ध में उतारता था। उन्होंने नाना साहब और मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ भी संपर्क स्थापित किया। वो सिर्फ योद्धा नहीं थी, एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने फरमान जारी किए, अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की, जनता का समर्थन जुटाया और विद्रोह को संगठित रूप दिया। ये सिर्फ भावनात्मक विद्रोह नहीं था, ये संगठित प्रतिरोध था। अंततः अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए मार्च 1858 में भारी संख्या में सेना भेजी। मार्च 1858 में कर्नल कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः कब्जा किया। बेगम हजरत महल को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। वे अपने पुत्र और कुछ वफादार साथियों के साथ अवध के जंगलों और देहातों में चली गई, जहां से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और अंग्रेजों को परेशान करती रही। अंततः अंग्रेजों के लगातार बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने नेपाल में शरण लेनी पड़ी। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाराजा जंग बहादुर राणा ने शुरू में उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें रहने की अनुमति दे दी गई। नेपाल में रहते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनके सामने समझौते के कई प्रस्ताव रखे, यहाँ तक कि ब्रिटिश अधीनता में उनके पति का राज्य लौटाने का वादा भी किया, लेकिन बेगम ने इसे ठुकरा दिया और पूर्ण स्वतंत्रता तक संघर्ष जारी रखने का निश्चय किया। दोस्तों, बेगम हजरत महल को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख और साहसी नेता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए लखनऊ के प्रसिद्ध हजरतगंज इलाके में ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो दोस्तों, ये थी बेगम हजरत महल की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।